हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो वास्तविक संख्या है, जो क्लास 10 में मैंने बताया था कि जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसी वास्तविक संख्या के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। कल मैंने आपको बताया था कि जो नंबर होते हैं वह नंबर को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहने वाले हो इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे नंबर को जब डिवाइड करोगे तुम लोग, तो नंबर को कितने तरीके से डिवाइड करोगे, दो तरीके से डिवाइड करोगे। एक को कहोगे रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहोगे, और दूसरा जो नंबर होगा जिसको आप लोग इमेजिनरी नंबर कहोगे, जिसको आप लोग क्या कहोगे, काल्पनिक संख्या कहोगे, ठीक ना। मैंने कल की क्लास में आपको क्या बताया था कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याओं की हमको क्या क्यों आवश्यकता पड़ी थी, ठीक ना। तो इसके बारे में, अगर काल्पनिक संख्याओं के बारे में अगर आपको जानना है तो इसके पहले जो वीडियो हमारी है उसको आप देख सकते हो कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक ना। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तविक संख्याओं के बारे में, क्योंकि जो क्लास 10 है उसकी जो शुरुआत होती है वास्तविक संख्याओं से ही क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो मैंने बताया था आपको कल की क्लास में नंबर लाइन के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था, नंबर लाइन के बारे में बताया था, और नंबर लाइन पे मैंने क्या बताया था, संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका बताया था। तो जो नंबर नंबर लाइन पे आप प्रदर्शित कर सकते हो, या जो नंबर है, जो संख्याएं नंबर लाइन पे आप लोग लिख सकते हो, उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। आप कह सकते हो ऐसी संख्याएं जो नंबर लाइन पर क्या की जा सकती हो, प्रदर्शित की जा सकती हो, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक ना। अगर कोई पूछे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो नंबर लाइन पे क्या होती है, प्रदर्शित की जाती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक ना। अब देखो, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, यह वास्तविक संख्याएं भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कह सकते हो कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है परिमेय संख्या, एक क्या होती है, परिमेय परिमेय संख्या, और जो दूसरी संख्या होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरी संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अगर मैं पूछूं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, या वास्तविक संख्या को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो जो वास्तविक संख्या होती है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर पूछो परिमेय संख्या क्या होती है, तो क्या बताओगे, ऐसी संख्या जिसको हम लोग p बट्टी q के रूप में लिखते हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जिन संख्या को हम लोग p बट्टी q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उन संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ इस प्रकार से p बट्टी q के रूप में, और यहाँ पे अगर पूछो p और q कैसे नंबर होने चाहिए, तो p, पहले बात तो यहाँ पे q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर p q की वैल्यू जीरो होगा तब अभी बताऊंगा क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। और यहाँ पे p और q कैसे नंबर होने चाहिए, तो आप कहोगे कि p और q एक पूर्णांक नंबर होने चाहिए। पूर्णांक संख्या क्या होती है अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको यह ध्यान देना है कि p और q कैसे नंबर होने चाहिए, आप बताओगे पूर्णांक नंबर होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होने चाहिए। और साथ साथ में यहाँ पे q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वह संख्या कैसी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक ना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप बताओगे ऐसी संख्या जिसको हम लोग p बट्टी q के रूप में लिखते हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और अगर मैं पूछूं अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो आप कहो कि ऐसी संख्या जिसको p बट्टी q के रूप में नहीं लिखा जा सकते हैं, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं,
अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं p बटे q के रूप में किसी संख्या को लिख रहा हूं तो आप कहने वाले हो कि यह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जिस संख्या को अगर हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो उस संख्या को हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन p बटे q के रूप में लिखने के साथ साथ आपको यह भी बात ध्यान देना है कि जो p और q होने चाहिए वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या नहीं है तो उस कंडीशन में आप उसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हो। परिमेय संख्या तभी कहलाएगा कि जब वो p बटे q के रूप में होगा। और p और q कैसे नंबर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और अगर मैं पूछूं पूर्णांक क्या होता है तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने बताया था एक नंबर लाइन, और नंबर लाइन में बताया था मैंने कि नंबर पे जो नंबर होते हैं इसको हम लोग इस प्रकार से 0 1 2 और डॉट डॉट इधर जाओगे तो प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और इधर जाओगे तो -1 -2 -3 और डॉट डॉट कहां तक जाओगे, माइनस इनफाइनाइट। तो जो ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आप क्या किए हो, प्रदर्शित किए हो, ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ये सभी क्या होंगे, पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक ना। या तो जो 0 से इधर जाओगे तो ये राइट हैंड साइड में जाओगे, और 0 से इस साइड में जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे। तो जो प्लस में है तो उसको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस में होता है उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और जो 0 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो पूर्णांक कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। और p और q कैसे नंबर होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि उस संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 4/5, तो 4/5 अगर पूछो परिमेय संख्या है कि नहीं तो बताओगे 4/5 परिमेय संख्या है। क्यों है तो आप बताओगे इसको हम लोग p बटे q के रूप में लिखे हैं। और अगर पूछो 4 पूर्णांक संख्या है तो बोलोगे 4 पूर्णांक संख्या है। 5 अगर पूछो पूर्णांक संख्या है तो बताओगे 5 पूर्णांक संख्या है। तो 4/5 जो होगा इसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। अगर मैं पूछूं आपसे बताओ 3/4 क्या होगा, तो 3/4 के बारे में बताओगे तुम लोग परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको हम लोग p बटे q के रूप में लिखे हैं। और यहाँ पे 3 है, ये भी पूर्णांक संख्या है, 4 जो है वो भी पूर्णांक संख्या है। तो उस वजह से हम लोग 3/4 को कहेंगे कि ये पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर पूछो कि तुम बताओ कि अंडर रूट में 2 दिया है और बट्टे पे 4 दिया है, अब अगर पूछो कि बताओ यह पूर्णांक संख्या है कि नहीं तो क्या बताओगे तुम लोग। अगर मेरा क्वेश्चन यह होता है कि अंडर रूट में 2 है और बट्टे पे 4 है, तो इसको भी तो p बट्टे q के रूप में लिख दिया हो ना, तो इसको तो आप बताओ कि यह परिमेय संख्या है। क्योंकि बताओ जिसको p बट्टे q के रूप में लिखा जाता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कड़ी में 2 बट्टे कड़ी में 4 में लिखा हूं, तो इसका मतलब ये भी तो p बट्टे q के रूप में हो गया ना। तो इसको मैं पूछूं परिमेय संख्या होगा कि नहीं, तो मैक्सिमम लोग इसका उत्तर बताएंगे परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह उत्तर क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3/4 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक ऐसी संख्या है तो बताओगे एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3/4 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर पूछो क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बताओगे कि जो कड़ी में 2 होता है, जो कड़ी में 2 होता है वह तो एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है। और जब कड़ी में तो एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है या पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि जो जब कड़ी में 2 एक पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं है, तो उस वजह से हम लोग कहेंगे कड़ी में 2/4 जो है यह एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब कड़ी में 3/4 जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। या मैं पूछूं आपसे कड़ी में 3/5 क्या होगा, तो कड़ी में 3/5 को भी क्या बताओगे, अपरिमेय संख्या कहोगे। क्योंकि जो कड़ी में 3 है वह एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 है, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर दोनों पूर्णांक होंगे तभी आप कहोगे कि यह परिमेय संख्या होगा। अगर कोई एक है तभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि p बटे q के रूप में होना चाहिए, और साथ साथ में p और q कैसे नंबर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो उसी की कंडीशन में आप कहोगे कि यह संख्याएं कैसी है, परिमेय संख्या है। और अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा तो उसको आप लोग कहोगे अपरिमेय संख्या है, जिससे मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बताया है, ठीक ना।
अब अगर तो तुमसे पूछो कि बताओ पाई, जो पाई होता है, पाई अगर पूछो कि परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या, तो इसका जवाब क्या बताओगे तुम लोग, बताओ। अगर पूछो कि जो पाई है वो परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है, तो आप बताना कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और पाई की वैल्यू कितना होती है, अगर पूछो 22/7 क्या होता है, तो 22/7 के बारे में अगर कोई पूछे तो बताना कि अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। अगर पाई के बारे में पूछो तो पाई बताओगे अपरिमेय संख्या होता है। और अगर मैं पूछूं 22/7 कैसे संख्या होती है, तो 22/7 जो होती है परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन में 22/7 ले लेते हैं, लेकिन अगर पूछो कि जो 22/7 पाई की वैल्यू 22/7 होती है क्या, तो एग्जैक्ट वैल्यू पाई की 22/7 नहीं होती है। इसको हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि जब 22 में या पाई की वैल्यू जब 22/7 नहीं होती है, मतलब जब आप देखते हो कि पाई की वैल्यू 3.14 इस प्रकार से जब आप भाग दोगे, तो इस प्रकार से जो नंबर होंगे बार बार रिपीट होते चले जाएंगे, मतलब आप कह सकते हो भाग पूरी तरीके से कटेगी नहीं। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि जो पाई है या पाई को हम लोग किस में रखते हैं, अपरिमेय संख्या में रखते हैं। लेकिन जो 22/7 है, इस 22/7 को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि यह p/q के रूप में भी है, और p और q अगर मैं पूछूं आपसे पूर्ण संख्या भी है, तो इसी वजह से हम लोग 22/7 को क्या कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो मैंने अभी तक आपको यह बताया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे। और p और q कैसे नंबर होने चाहिए, तो बताओगे p और q एक पूर्ण संख्या या तो कह सकते हो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को फॉलो करता है तो हम लोग उसको परिमेय संख्या कहेंगे। और यहाँ पे देखो एक कंडीशन मैंने और बताया तुम लोगों को कि यहाँ पे q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं q की वैल्यू 0 लेता हूं तो क्या खास चीज होगा, इसके बारे में मैं क्या करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि अगर q की वैल्यू 0 हो जाती है तब क्या होगा। यहां पे देखो, यहां पे जैसे अगर तुमसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अगर 2 है और 2 में मैं कहूं अगर 0 से भाग करने के लिए, तब मैं पूछूं कि उत्तर क्या आएगा। या तो अगर मान लेता हूं मैं तुम्हारे पास 4 है, 4 में अगर मैं कहूं कि 0 से भाग करो तब तुम्हारा उत्तर क्या होगा। या तो अगर पूछो कि बताओ यहाँ पे 5 है, या मान लो यहाँ पे 0 है, 0 में अगर मैं कहूं तुमसे भाग करने के लिए यहाँ पे 5 से, तब क्या उत्तर होगा। या अगर मैं पूछूं तुमसे बताओ 0 है, 0 में अगर मैं कहूं तुमसे क्या कहते हैं 25 से भाग करने के लिए, तब उत्तर क्या होगा। तो देखो जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी नंबर में, या ऊपर क्या है नंबर है, नंबर यहां पे लिखता हूं, जब हम लोग क्या करते हैं किसी नंबर में, जब हम लोग किसी नंबर में 0 से भाग करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। या इसी को हम लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट कर लो, या अपरिभाषित है। क्या कहोगे आप, अपरिभाषित है। मतलब इसका उत्तर क्या होगा, यह बात किसी को नहीं पता है कि जब हम लोग कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, कोई भी नंबर है, और जब उस नंबर में जब हम लोग 0 से भाग करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ये बात किसी को नहीं पता। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट है। मतलब जब भी किसी नंबर में हम लोग 0 से भाग करते हो तो जो रिजल्ट आता है वह क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अगर कोई मतलब यहाँ पे 0 है और 0 में क्या करते हो, नंबर से भाग करते हो, नंबर से भाग करते हो, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक ना। इस बात को आपको अपने ध्यान से देखना है, बताना है, ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग किसी नंबर में 0 से भाग करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो इनफाइनाइट आता है। और जब हम लोग 0 में नंबर से भाग करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे जब p/q की बात मैं किया हूँ, p/q और q नॉट इक्वल टू, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं Q की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूंगा तो यह क्या हो जाएगा,
अपरिभाषित हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, अनंत आने लगेगी, इनफाइनाइट आने लगेगी। इसी वजह से जब मैं परिभाषा बताया हूं आपको परिमेय संख्या की, तो मैंने बताया कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख पाते हैं, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मैंने बताया कि p और q एक पूर्णांक संख्या या कह सकते हो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी की कंडीशन में उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अगर मैं पूछूं तुम लोग से, बताओ कड़ी में दो है तो कड़ी में 2/1 तो लिख सकते हो, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसको क्या कहोगे, अपरिमेय संख्या कहोगे, ठीक ना। अगर पूछो अपरिमेय संख्या क्यों कहोगे, क्योंकि आप p बटे q के रूप में तो लिख दे रहे हो कि कड़ी में 2/1 है, लेकिन कड़ी में 2/1 है तो अगर पूछो कड़ी में 2 एक परिमेय क्या कहते हैं, एक पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या है क्या, तो बताओ कड़ी में 2 एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग इसको परिमेय संख्या ना कहकर इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अगर बात करता हूं कड़ी में 5/2, या अगर बात करता हूं कड़ी में 7/3, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मान लो पाई हो गया। या अगर बात करता हूं मैं कड़ी में 11, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, तो आप बताओ कि अपरिमेय संख्या होंगी, क्योंकि ये सभी संख्याएं एक पूर्णांक संख्या नहीं है। और जब पूर्णांक संख्या नहीं होगा तो उस कंडीशन में उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो मैंने अभी तक आपको यह बताया कि परिमेय संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जाता है, p और q की वैल्यू एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या होना चाहिए। और जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैंने ये बातें आपको क्या किया अभी की क्लास में बताया है, ठीक ना। अब जो परिमेय संख्या होती है, इस परिमेय संख्या को भी हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो परिमेय संख्या होती है, इस परिमेय संख्या को भी हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। एक को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या, एक को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे को हम लोग कहते हैं भिन्न या भिन्न संख्या कहते हैं, भिन्न संख्या, ठीक ना। भिन्न क्या होता है, तो तुमको पता है जिसको हम लोग x बटे y या p बटे q के रूप में लिखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो जो परिमेय संख्या होती है, यह परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है। जैसे अगर पूछो दो, तो दो अगर पूछो यह कैसी संख्या, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो बताओ कि दो एक परिमेय संख्या, क्योंकि दो है तो 2/1 लिख सकते हो तुम। जब 2/1 लिख सकते हो तो उस कंडीशन में बताओ कि दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। तीन कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। चार कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। इसको एक को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या, और दूसरी संख्या को मैं क्या कहूंगा, या दूसरी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। जैसे अगर बात करता हूँ 2, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 1000, 2 लाख, 3 लाख, ये सभी संख्याएं कैसे हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। और भिन्न संख्या कैसे होगी, तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 3/7 हो गया, तो ये सभी संख्याएं कैसे संख्याएं कहलाएंगी, तो आप कहोगे भिन्न संख्याएं। या भिन्न संख्याएं हैं, और भिन्न संख्याएं किसके प्रकार है, तो आप कह सकते हो परिमेय संख्या के प्रकार है। तो यह परिमेय संख्या है, 1/4, 1/5, 3/7, यह परिमेय संख्या है। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न संख्या भी कहेंगे, ठीक ना। अगर मैं लिखता हूँ 2, 5, 7, 9, इस प्रकार से कोई भी अगर मैं संख्या लिखता हूं तो आप बताओ कि यह संख्याएं भी कैसी संख्या है, ये भी संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक ना। पूर्णांक संख्या मतलब जो पूरा हो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक ना। और जो पूर्णांक संख्या होती है, इस पूर्णांक संख्या को भी हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो पूर्णांक संख्या को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या होती है, इस पूर्णांक संख्या को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे, या पहले मैं लिखता हूं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक।
इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक के बाद आता है धनात्मक पूर्णांक। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है जीरो, या कह सकते हो शून्य। तो जो पूर्णांक होता है, इस पूर्णांक को भी हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो पूर्णांक को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसके बाद धनात्मक पूर्णांक, और इसके बाद कौन आता है तो बताओगे शून्य। मतलब जो पूर्णांक होते हैं वो भी कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इस प्रकार से अगर नंबर लाइन को देखो तुम लोग, तो नंबर लाइन में बताया था यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 2 3 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाओगे, और इधर जाओगे तो -1, यहाँ पे -2 -3, और इधर जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो जो प्लस से लेके इधर की संख्या है ये सभी किसमें है, प्लस में, इसको कहोगे धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहोगे, धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ पे देखो यह वाली संख्या है 0 से इस वाली इधर की ओर संख्याएं कैसी हैं, ऋणात्मक है, इसको कहोगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ पे जो 0 होता है, 0 को अगर पूछो यह कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, तो बताओगे 0 0 होता है, ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक। जो 0 होता है ना तो इसको हम लोग +0 कह सकते हैं, ना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे -0। 0 को क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक में आता है ना ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। 0 ना तो प्लस होता है और 0 ना तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक ना। 0 किसी चिन्ह के साथ नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर को आप प्रदर्शित किए हो, इस नंबर लाइन पे जितनी भी रेखाओं, जितनी भी संख्याओं को आप लोग लिख सकते हो, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो आप कहोगे पूर्णांक कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। नंबर लाइन पे जितनी भी रेखाएं आप प्रदर्शित किए हो, सभी रेखाएं, नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं आप प्रदर्शित किए हो, सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्याएं अगर पूछो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अगर मैं पूछूं कौन कौन से होते हैं, तो बताओगे धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और इसके बाद क्या होता है, शून्य होते हैं, ठीक ना। अब देखो जब हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहां से प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ पे देखो धनात्मक पूर्णांक जो है 1 से लेके 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। जब हम लोग धनात्मक पूर्णांक में 0 को शामिल कर लेते हैं, जब धनात्मक पूर्णांक में 0 को शामिल कर लेते हैं, तो एक संख्या सुनो हो गया तुम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है कि जब हम लोग धनात्मक पूर्णांक में अगर हम लोग शून्य को शामिल कर लें, तो जो संख्या बनती है उस संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। मतलब इसी को हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या को कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप बताओगे ऐसी संख्या क्या कहते हैं कि जब धनात्मक पूर्णांक के साथ 0 को शामिल कर लेते हैं, तो जो संख्या बनती है उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो मैंने बताया पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होगी, तो पूर्ण संख्या 0 से लेके और प्लस इनफाइनाइट तक, 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, 0 से प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या नहीं आती, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या क्या होगी, जब धनात्मक पूर्णांक में शून्य को शामिल कर लोगे, तो जो संख्या बनती है उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखो जो धनात्मक पूर्णांक होता है, इस धनात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जो आप लोग सुने हो संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है वह कहां से शुरू होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेके और इनफाइनाइट तक जाती है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर लाइन में प्राकृतिक संख्या 1 से लेके कहां तक जाएगी, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। तो यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक भी है और इसी 1 से लेके और इनफाइनाइट तक जो नंबर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो जो प्राकृतिक संख्या अगर पूछो कहां से प्रारंभ होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेके प्रारंभ होती है, प्लस इनफाइनाइट तक होती है, ठीक ना। तो जब धनात्मक पूर्णांक शून्य को शामिल करोगे तो पूर्ण संख्या बनेगी। और जो धनात्मक पूर्णांक होता है, इस धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या कहते हैं,
प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अब अगर बात करता हूँ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आप पढ़ते हो कौन कौन संख्या, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ये सब संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो बताने वाले हो कि ये सब संख्याएं आती हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में, ठीक ना। तो इसको मिटा रहा हूं और इसके बाद मैं बताता हूं आप लोगों को प्राकृतिक संख्या के बारे में। ये बात आपको पता हो गई होगी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वह कहां से प्रारंभ होती है। जो प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 से प्रारंभ होती है, इस बात को आपको ध्यान देना है। यह जो धनात्मक पूर्णांक होता है वह धनात्मक पूर्णांक ही क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। यहाँ पे आप बताओगे जो धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक होता है, इस धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या होती है इसके प्रकार अगर पूछो, प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार बात करता हूं तो आप लोग सुने होंगे सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसके बाद आप लोग सुने होंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और एक आप लोग सुने होंगे सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक ना। ये सब संख्याएं किसके अंतर्गत पढ़ते हो आप लोग, तो ये सब संख्याएं जो आती हैं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या होती है, डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसमें अगर हम लोग 2 से भाग करते हैं तो वह जो संख्या वो पूरी तरीके से कट जाए, मतलब जो शेषफल है वह कितना है, 0 है। तो उस कंडीशन में उस संख्या को क्या कहोगे, सम संख्या। जैसे मान लो लिखते हो 2, 4, 6, या मान लो कि अगर मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर लिखता हूँ, जैसे मान लो 50 लिखता हूँ, तो 50 को अगर मैं 2 से भाग करता हूँ और जब यह 50 से 2 से भाग करो तो यह संख्या पूर्णतः कट जाए, मतलब आप कह सकते हो 25 आ रहा है ना। तो 25 एक पूर्ण संख्या है। तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि जो यह क्या कहते हैं 50 है, वो 50 कैसी संख्या है, सम संख्या है। मतलब जो संख्या है 2 से कट जाएगी उसको सम संख्या कहोगे, और जो संख्या 2 से नहीं कटेगी उसको क्या कहोगे, विषम संख्या कहोगे। जैसे मान लो 3 है, 3 को अगर मैं 2 से भाग करूं तो यह पूर्ण संख्या में इसका उत्तर आएगा क्या, तो आप बताओगे नहीं, इसका उत्तर आएगा 1.5। तो अगर 1.5 आ रहा है तो 1.5 तो पूर्ण संख्या है नहीं। तो जब 1/3/2 अगर पूछूं कि अगर मैं पूछूं 3 जो है वह सम संख्या है कि नहीं, तो बताओगे नहीं है, क्योंकि जो 3 है वह 2 से नहीं कट रहा है। जब 3 2 से नहीं कट रहा तो इस कंडीशन में कहोगे कि 3 जो है वह एक सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 3 है वह 2 से नहीं कट रहा है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि जो 3 है, या अगर पूछो 5 है, 9 है, इसी प्रकार से 11 है, 13 है, ये सभी संख्याएं कैसे संख्याएं होंगी, आप कहोगे कि सम संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि यह 2 से कटेंगी नहीं। जो संख्याएं 2 से कटती नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो 2 से कटती है उसको सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटती उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 ये संख्याएं कैसी होंगी, सम संख्याएं। अगर पूछो विषम संख्या क्या होगी, 3, 6 तो सम हो जाएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद अगर पूछो 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी संख्याएं कैसे संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी। क्योंकि ये संख्याएं जो होती हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। जब दो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। तो मैंने बता दिया कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में और अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक ना। अब जैसे देखो कि अगर कोई संख्या है और अगर वह संख्या खुद
अगर कोई संख्या खुद से भी कटे और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी कट जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर बात करता हूं 4, तो 4 को जब काटोगे, 4 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 4 को 4 से भी काटोगे तो कितना आएगा? तो आप बताओगे 1 आएगा। तो इसका मतलब जो 4 है वो 2 से भी कट रहा है, 4 जो है 4 से भी कट रहा है, और कोई भी संख्या जो होती है वह खुद से कटती ही है। तो इसका मतलब 4 4 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, और 4 को 2 से काटोगे तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि जो 4 है वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। जब कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को से कटेगा तो उसको कहोगे भाज्य संख्या। यहाँ पे भाज्य संख्या क्या होती है? तो आप कह सकते हो कि अगर कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जा रहा है उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात करता हूं मैं 11, तो 11 अगर पूछो किससे कटेगा तो आप बताओगे 11 खुद 11 से ही कटेगा, और किसी के पास किसको काटना है क्या? तो बताओगे नहीं है। 11 11 से कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 10 से कटेगा, ना 20 से कटेगा, किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो जब 11 जो है किसी नंबर से नहीं कट रहा तो इसका मतलब 11 को हम लोग कहेंगे कि 11 जो है यह एक अभाज्य संख्या है। अगर ये पूछो 15 भाज्य है कि अभाज्य है तो बताओगे 15 जो है वह 3 से कटता है, 3 5 15। तो इस कंडीशन में अगर पूछो कि जो 15 है वह भाज्य है कि अभाज्य है तो क्या बताओगे? जो 15 है वह एक भाज्य संख्या है। अगर पूछो भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि बताओगे 15 जो है वह 3 से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। इस वजह से हम लोग 15 को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक ना। अगर बात करता हूँ 18, 18 कैसी संख्या है? तो बताओगे 3 से काटने के बाद यह क्या आएगा? 3 5 15, 3 6 18, तो यहाँ 6 आ जाएगा। या 18 को तुम 6 से काटोगे तो 6 3 क्या होता है? 18 होता है। तो जो 18 और 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से भी काटोगे कटेगा, 18 18 से खुद कट जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो रहा है? कट रहा है। और जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि जो 18 है वो एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो अगर पूछो भाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटे और खुद के अलावा अन्य नंबरों से भी क्या हो जाए? कट जाए, तो उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या खुद के अलावा किसी नंबर से न कटे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सहभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप कह सकते हो ऐसी दो संख्याएं जिसका अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हो, मौसा निकालते हैं, तो अगर दो संख्याओं का मौसा निकालें और मौसा कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो वह संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर बात करता हूं 2 और 3, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं 2 और 3 की, 2 है और 3 है, तो 2 और 3 अगर पूछो कि कैसी संख्या है, तो 2 और 3 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ मतलब मौसा होता है, तो एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ बताओगे कितना आएगा? 1। तो अगर एचसीएफ इसका 1 आ जा रहा है तो उस कंडीशन में 2 और 3 क्या होगा? एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिसका मौसा 1 आता है वह संख्याएं एक दूसरे की क्या कहलाती हैं? आप बताओगे सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कहलाती हैं, ठीक ना। तो मैंने अभी की क्लास में आपको क्या बताया कि नंबर के बारे में बता दिया कि नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं और किस नंबर को हम लोग किस प्रकार से कहते हैं, ठीक ना। आज क्लास में मैंने आपको नंबर के बारे में बता दिया है। कल की क्लास में आपको हम लोग क्या बताने वाला हूँ कि जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन होगा या थ्योरी होगी उसको मैं कल की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मतलब मैंने आपके नंबर के बारे में आपको बता दिया जिससे आपको क्या होगा, ये चीजें आपको क्या होगी? याद रहेगी, ठीक ना। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग अगली क्लास में अगली चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं? सीखते हैं वाले हैं, ठीक ना। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं।